गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग में, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रही है। एक बेहतरीन क्लास आप तक प्रोवाइड करवाने जा रही है। आज हम एक नए टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक विशेष सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर आता है। आज हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए अपनी क्लास को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे सिर्फ एक आग्रह करते हैं कि प्लीज़ क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक क्लास को देखें और स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग को सब्सक्राइब करें। और जो भी मिस्टेक या जो भी आपको कमियां लगें वो कमेंट बॉक्स में अवश्य सजेस्ट करें। तो चलिए बात करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फर्स्ट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड menstruation in the woman by change hormonal effect। यानी किसी भी महिला में ओवुलेशन यानी सेकेंडरी oocyte का रिलीज आउट एंड menstruation यानी कि सैड ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस बाय द चेंजेज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट। यानी किसी भी महिला के अंदर सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, उसमें ब्लीडिंग प्रोसेस का देखना, यानी सैड ऑफ एंडोमेट्रियम का प्रेजेंट होना, जो कि एक हार्मोनल चेंज की वजह से हमें प्रदर्शित होता है। हार्मोनल चेंज यानी कि जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, इसका दूसरा नाम होता है हार्मोनल साइकिल। सेकंड नेम इज हार्मोनल साइकिल। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक हार्मोनल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हार्मोनल साइकिल क्या होती है। हार्मोनल साइकिल के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन आते हैं और कब कब कौन कौन से हार्मोन रिलीज आउट होते हैं, किस किस ऑर्गन से होते हैं, कब कब होते हैं और इनका पीक लेवल क्या होता है, उन सभी के बारे में आज हम ब्रॉडली स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्लीज कंटिन्यू अटेंशन ऑन दिस क्लास एंड टॉपिक। फर्स्ट बात करते हैं हम GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद इनअप्रोप्रिएटली यह पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचने के बाद हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचा। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचने के बाद यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैसेज आउट करता है कि आप रिलीज हो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहता है कि आप रिलीज हो और ओवेरी तक जाओ, ओवेरी तक पहुंचो। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर के ओवेरी तक पहुंचते हैं, ओवेरी के पास पहुंचने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करते हैं यानी जो फॉलिकल्स होते हैं उनका मैच्योरेशन जो करने का काम करता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरी से रिलीज होता है और एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर ओवेरी तक पहुंचता है और ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। जो ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर होती है उनका जो साइज होता है 20 mm होता है। यानी जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं उनका जो साइज यानी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उनका साइज 20 mm होता है। आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योरेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं
यही ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को कंटेन करती हैं। सेकेंडरी जो oocyte होता है, जो ओवम होता है, वह ग्राफिन फॉलिकल्स में ही प्रेजेंट होता है। ग्राफिन फॉलिकल्स में ही प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। और जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, देखिए मोस्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ग्राफिन जो फॉलिकल्स होती हैं वह कितनी लार्ज होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आता है 20 नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं, यानी ग्राफिन फॉलिकल्स के मैच्योर होने के बाद ये ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं, वह रिलीज आउट करती हैं एस्ट्रोजन का। अब हमें ध्यान देना होता है कि बैक टू बैक जो हार्मोन होता है वह कहां से रिलीज हो रहा है, उसके बाद कौन सा हार्मोन किसे रिलीज करा रहा है, इन सभी के बारे में आज हम इसमें कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो जीएनआरएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, एफएसएच रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जो कि फंक्शन आउट करता है ओवेरी पर, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज आउट होता है, यानी कि ओवेरी से रिलीज आउट होता है। माने तो ओवेरी से या ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज आउट होने के बाद, एस्ट्रोजन रिलीज आउट होने के बाद, यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है इसका जो लेवल होता है वह इंक्रीज होता जाता रहता है। जैसे जैसे जो ग्राफिन फॉलिकल्स मैच्योर होती जाती हैं, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है यह भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जिस प्रकार से जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसी प्रकार जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, देखिए हम आपको यही समझाएंगे, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, उसी प्रकार जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को कम कर देता है एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने की वजह से। एफएसएच कम होगा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होने की वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह रिलीज आउट करती है एलएच हार्मोन को। वह रिलीज आउट, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज आउट करेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कब हुआ? जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा, उस टाइम एफएसएच का लेवल कम हुआ और एलएच का लेवल बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार एक इनका रिलेशन होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलेशन एलएच हार्मोन के प्रति पॉजिटिव होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल एफएसएच के प्रति नेगेटिव होता है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, उसी प्रकार एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एफएसएच का लेवल कम होगा। काफी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रति कौन सा इफेक्ट प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन सा रिलेशन अपना रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रति पॉजिटिव रिलेशन दर्शाता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन
एफएसएच के प्रति नेगेटिव रिलेशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होने के बाद जो एलएच हार्मोन के रिलीज होने के बाद जो मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, उनको ये क्या करता है, रप्चर करता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। यानी सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज कराने का काम कौन सा हार्मोन करता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। जो छोटे एग्जाम जैसे सीएचओ और ईएसआईसी जैसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज आउट कराने वाला हार्मोन कौन सा है। उसका करेक्ट आंसर है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती हैं, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाती हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स से सेकेंडरी ऊसाइट, यानी सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज आउट होने के बाद शेष मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स आर कन्वर्ट इन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज आउट प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिए काफी क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं, जैसे कि जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। उसके बाद एफएसएच और एफएसएच एंड एलएच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर रिलीज बाय ओवेरी। और इनका सीक्रेशन का क्रम भी यही है। फर्स्ट टाइम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, उसके बाद में एफएसएच रिलीज होता है, फिर एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन के बाद में एलएच और एलएच के बाद में प्रोजेस्टेरोन। ये एक हार्मोनल साइकिल थी। इसमें आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं के साथ हमने डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेस्ट्रुअल साइकिल की टोटल कितनी फेज होती हैं या किन किन फेजों से गुजर के मेस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। फर्स्ट बात करते हैं हम ब्लीडिंग फेज, मेस्ट्रुअल फेज। यानी मेस्ट्रुअल साइकिल की मेनली 3 फेज होती हैं। 3 फेज में सबसे पहले हम फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज या मेस्ट्रुअल फेज के बारे में स्टडी करेंगे। मेस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट फेज है उसके बारे में हम आपको स्लाइटली यानी कि ब्रॉड वे में हम आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लीडिंग फेज या मेस्ट्रुअल फेज के बारे में। जो फर्स्ट टाइम मेस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट होती है, यानी फर्स्ट टाइम किसी महिला में मेस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो फर्स्ट टाइम मेस्ट्रुअल साइकिल का आना मेनार्की कहलाता है। फर्स्ट टाइम मेस्ट्रुअल साइकिल का आना मेनार्की कहलाता है। लगभग एवरी स्टूडेंट आर नाउन की फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल आर कॉल्ड मेनार्की। ये एक बड़ा मोस्ट और कॉमन क्वेश्चन होता है जो लगभग हर एग्जामिनेशन में आता रहता है, मेनार्की। अब बात करते हैं हम जो ब्लीडिंग फेज होती है, ये
इसका जो ड्यूरेशन होता है, ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन होता है, वह होता है 1 से और 5 दिन का, 1 to 5 डे। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन होता है वह 1 से 5 दिन होता है। फर्स्ट दिन ब्लीडिंग आई, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, निश्चित नहीं होता है कि ब्लीडिंग फेज 5 दिन तक चले, हो सकता है 4 दिन तक भी चल सकती है, 2 दिन तक भी चल सकती है, वो कंडीशन के आधार पर होती है। जो ब्लीडिंग फेज होती है ये हम आराम से विजुलाइज कर सकते हैं, यानी कि इसे वैजाइनल ब्लीडिंग के द्वारा, वैजाइनल ब्लीडिंग के द्वारा हम इसे करेक्टराइज कर सकते हैं, करेक्टराइज या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फेज को हम ब्लीडिंग यानी वैजाइनल ब्लीडिंग के द्वारा हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ब्लीडिंग फेज होती है यह एक नेगेटिव सिस्टम को इन्वॉल्व करने की वजह से स्टार्ट होती है। जैसे ही हमारा जो हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम 2 प्रकार से काम करता है, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हार्मोन का लेवल इंक्रीजमेंट, और नेगेटिव का मतलब होता है कि हार्मोन का लेवल डिक्रीज। हार्मोन का लेवल इंक्रीज और हार्मोन का लेवल डिक्रीज पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो जो फर्स्ट साइकिल या फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट फेज होती है ब्लीडिंग फेज, इसमें जो हार्मोन का लेवल होता है वह नेगेटिव सिस्टम को इंडिकेट करता है। नेगेटिव सिस्टम को इंडिकेट करने की वजह से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उनका लेवल डिक्रीजमेंट, और डिक्रीजमेंट होने की वजह से, हार्मोन के डिक्रीजमेंट होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होता है, शेड ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होना बाय द नेगेटिव सिस्टम ऑफ लो हार्मोन, नेगेटिव सिस्टम ऑफ लो हार्मोन, जिसमें हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेनली होते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। उसी की वजह से जो एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होना, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और हार्मोन का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, उसी वजह से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है ताकि नई फेज स्टार्ट हो। इसका जो नेचर होता है, जो ब्लीडिंग का जो नेचर होता है, यह फर्स्ट फेज में जो ब्लीडिंग का नेचर होता है, ब्लीडिंग का नेचर, इसका जो नेचर होता है यह होता है विड्रोवल ब्लीडिंग। विड्रोवल ब्लीडिंग इन नेचर, यानी फर्स्ट फेज जो ब्लीडिंग फेज होती है, इसका जो नेचर होता है वह विड्रोवल ब्लीडिंग का नेचर की होती है। और इसी ब्लीडिंग फेज में जो ब्लड का लॉस होता है वह मेनली 30 to 50 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 30 से 50 ml तक ब्लड का लॉस होता है। और हम बात करते हैं, जैसे ही ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है या जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसका शेड ऑफ होता है, जो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर का शेड ऑफ होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एंडोमेट्रियम में मेनली 2 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम में मेनली 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है बेसल लेयर, ये बेसल लेयर हो गई,
उसके ऊपर हो गई फंक्शनल लेयर, ये फंक्शनल लेयर हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग फेज आती है या ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है, जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो फंक्शनल लेयर होती है, ये जो फंक्शनल लेयर है ये सेड ऑफ होती है। फंक्शनल लेयर आर सेड ऑफ, बट जो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर आर रिमेन, यानी कि जो फंक्शनल लेयर होती है वह सेड ऑफ होती है और जो बेसल लेयर होती है वह रिमेन होती है, यानी कि रिमेन ऑफ बेसल लेयर। बेसल लेयर का रिमेन होना भी नेसेसरी होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो फंक्शनल लेयर होती है उसका फॉर्मेशन या ग्रोथ बेसल लेयर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट फेज होती है सेकेंडरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज और एस्ट्रोजन फेज। यानी सेकंड फेज के 4 नाम है: सेकंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजन फेज। फर्स्ट बात करते हैं हम इन्हीं के नामों से ही बात कर लें। जो प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ, प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि सेकंड जो फेज होती है उसमें जो सैड ऑफ यानी कि एंडोमेट्रियम का सैड ऑफ हुआ था उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट फॉलिकुलर, यानी कि ओवेरी में प्रेजेंट फॉलिकल्स का मैच्योर होना, मैच्योर ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मैच्योर होना फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट एस्ट्रोजन, जैसे ही फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है, जैसे ही फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन रिलीज। एस्ट्रोजन रिलीज होना भी सेकंड स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। इसी वजह से इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजन फेज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम सेकंड फेज के बारे में। इसमें कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, किस किस प्रकार यह फेज आगे बढ़ती है। फर्स्ट बात करते हैं हम हार्मोनल इफेक्ट की, क्योंकि हार्मोनल साइकिल यह जो है, तो इसमें जो हार्मोन का लेवल होता है वह पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव हार्मोनल सिस्टम, पॉजिटिव हार्मोनल सिस्टम। पॉजिटिव हार्मोनल सिस्टम क्यों होता है इसमें? क्योंकि जो हार्मोन होता है इसमें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसका लेवल इस साइकिल में या इस फेज में इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का इस फेज में इंक्रीजमेंट होना पॉजिटिव सिस्टम ऑफ हार्मोन को इंडिकेट करता है, यानी कि इसी फेज में हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, जो कि एस्ट्रोजन का लगाओ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लगाओ या एलएच हार्मोन का लगाओ, इन सभी हार्मोन्स का जो लेवल होता है या इनका जो लेवल होता है इसी फेज के अंतर्गत इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी फेज में, यानी कि जो ग्राफेन फॉलिकल्स होती है उनका मैच्योरेशन
बी सेकंड फेज में होता है, यानी मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल्स, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल। मैच्योरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल्स जो रिलीज आउट करते हैं, यानी मैंने पहले बताया था जो मैच्योर जो ग्राफेन फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं किस हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का, रिलीज आउट एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफेन फॉलिकल्स आर रिलीज आउट एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन आर नेसेसरी या परफॉर्म द वर्क ऑन एंडोमेट्रियम। जो एस्ट्रोजन होता है वह एंडोमेट्रियम पर कार्य करता है, एंडोमेट्रियम पर कार्य करता है। और जो एंडोमेट्रियम पर कार्य करके जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को इंक्रीजमेंट करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोथ को बढ़ाने की वजह से ही इस फेज को हम रिकवरी फेज भी कहते हैं, रिकवरी फेज। इस फेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज, सेकंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजन फेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हार्मोनल लेवल होता है वो कब कब कितना कितना इंक्रीजमेंट होता है, कब ओवुलेशन होता है, उसके बारे में जानकारी। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, यानी उसका इंक्रीजमेंट होता है, तब ग्राफेन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्राफेन फॉलिकल्स। और ग्राफेन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। कौन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है। एस्ट्रोजन रिलीज यानी जितनी मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स होगी उतना ही एस्ट्रोजन का रिलीज आउट होगा। यानी एस्ट्रोजन का जो पीक लेवल होता है वह मेस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन, मेस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन इंक्रीज होता है, यानी अपने एक चरम सीमा, एक पीक लेवल पर एस्ट्रोजन का लेवल होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल पीक लेवल पर पहुंचता है, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल अपनी पीक लेवल पर पहुंचता है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एफएसएच को तो डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज एफएसएच एंड इंक्रीज एलएच। अब बात करते हैं हम, जो एलएच हार्मोन होता है उसका लेवल कब कितना होता है। बात करते हैं हम एलएच हार्मोन की, एलएच हार्मोन की। जो एलएच हार्मोन होता है यह भी दो प्रकार से इसका इंक्रीजमेंट होता है। फर्स्ट, जो रिलीज आउट होने लगता है ये 32 से 36 हावर्स पहले ऑफ ओवुलेशन, ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन से 32 से 36 हावर्स पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रिलीज आउट होता है, जबकि यह पीक लेवल पर होता है 10 से 12 हावर्स पहले, 10 से 12 हावर्स ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के 10 से 12 हावर्स पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है
वह पीक लेवल पर होता है। और जैसे ही 10 से 12 आवर्स पर यह पीक लेवल पर होता है, आफ्टर 10 to 12 आवर्स जो एलएच हार्मोन होता है यह ग्राफेन फॉलिकल्स को रप्चर करके, ग्राफेन फॉलिकल्स को रप्चर करके, ग्राफेन फॉलिकल्स को रप्चर करता है। और रप्चर करने के बाद यह सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज आउट कराता है। अब देखिए, जो एलएच हार्मोन का जो 10 से 12 आवर्स पहले हमें डायग्नोस एक हेल्पफुल होता है, क्योंकि जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम यानी सेकेंडरी oocyte हम मदर से कलेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम ब्लड में एलएच हार्मोन का 10 से 12 आवर्स पहले उसका जो लेवल होता है वह पीक पर होता है। अगर हम उस पीक लेवल को इंडिकेट करते हैं यानी टेस्ट करते हैं, तो हमें यह नोटिस या हम फाइंड आउट करते हैं कि 10 से 12 आवर्स आफ्टर यानी 10 से 12 घंटे बाद ओवुलेशन होने वाला है। तो ओवुलेशन होने वाला है तो 10 से 12 घंटे बाद हम सेकेंडरी oocyte को प्राप्त कर सकते हैं, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte कलेक्ट करते हैं उसमें भी हम एलएच हार्मोन के सहायता से यानी एलएच हार्मोन के पीक लेवल की सहायता से हम यह नोटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब सेकेंडरी oocyte रिलीज होने वाला है। वैसे और भी इंडिकेटर हैं सेकेंडरी oocyte के रिलीज आउट होने के। और भी इंडिकेटर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं माइनर साइन भी प्रेजेंट होते हैं ओवुलेशन के दौरान। जैसा एक होता है मिट्टल्स मर्च पेन, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। मिट्टल्स मर्च पेन, जैसे ही ओवुलेशन होता है तो एक बिल्कुल स्लाइटली पेन क्रिएट होता है इन पेरिनियल एरिया में या ओवरी में, जिसे हम मिट्टल्स मर्च पेन कहते हैं। या अदर जो डायग्नोसिस है उसके द्वारा भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ओवुलेशन कंडक्ट हो गया है, जैसा कि फर्न टेस्ट है और एक फर्न टेस्ट दो जगह यूज लिया जाता है, एक तो ओवुलेशन में और दूसरा आता है जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के जो रिलीज होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज नहीं हो रहा हो उसको भी चेक किया जाता है बाय द फर्न टेस्ट। एक होता है स्पाइन बकेट टेस्ट। तो चलिए बात करते हैं एक बार हम और जो एलएच इंड्यूस ओवुलेशन जो 14 डेज यानी 14 दिन एंड डेवलप्स कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो ओवुलेशन होता है वह ओवुलेशन 14वें दिन ओवुलेशन क्रिएट हो गया, ओवुलेशन हो गया 14वें दिन। ओवुलेशन होने के बाद जो ग्राफेन फॉलिकल्स है, ग्राफेन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होने के बाद यह रिलीज आउट करती रहती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो ग्रोथ करवाते हैं एंडोमेट्रियम की।
नेक्स्ट बात करते हैं जो सेकेंडरी oocyte हमें प्रोवाइड या प्राप्त होती है ओवुलेशन के दौरान, उसका जो लाइफ स्पाम यानी ओवम का या सेकेंडरी oocyte का जो लाइफ स्पाम होता है वह होता है 12 to 24 आवर्स। 12 to 24 आवर्स यानी सेकेंडरी oocyte का या कह सकें हम ओवम का या फीमेल जो oocyte होती है या फीमेल जो ओवम होता है उसका जो लाइफ स्पाम होता है वह होता है 12 से 24 आवर्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं तो इनका विशेष ख्याल रखें। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है वह डिपेंड होती है अगर स्पर्म प्रेजेंट है, तो प्रेगनेंसी कंडक्ट हो जाएगी यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म एब्सेंट है तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो करते हैं हम स्पर्म हमारी इस फेज में तो स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर स्पर्म प्रेजेंट होगा तो हमारी अगली फेज आएगी नहीं, और अगली फेज आएगी नहीं तो हम अगली फेज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हमारी फेज में तो स्पर्म प्रेजेंट है ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में। थर्ड फेज या ल्यूटियल फेज, ये हम ही इसी फेज का नाम है प्रोजेस्टेरोन फेज या सीक्रेटरी फेज। थर्ड फेज ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरोन फेज, सीक्रेटरी फेज। तो चलिए बात करते हैं हम इस फेज के बारे में। हाँ, एक बात और रहेगी, पिछली फेज में जो सेकंड फेज होती है यह होती है 6 से 14 दिन की। 6 से 14 दिन की। जो थर्ड फेज होती है, थर्ड फेज होती है 14 से 28 दिन। थर्ड फेज स्टार्ट कब होती है या थर्ड फेज को स्टार्ट करवाता कौन है? तो हार्मोन होता है LH। LH हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होगा। जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के तुरंत बाद हमारी तीसरी फेज, थर्ड फेज स्टार्ट हो जाती है। हमारी तीसरी फेज स्टार्ट हो जाती है। तो बात करते हैं चलिए तीसरी फेज के बारे में। यह फेज 14 से 28 दिन इसका ड्यूरेशन होता है, और इस फेज के अंतर्गत जो फंक्शंस होते हैं वो कंप्लीटली कॉर्पस ल्यूटियम यानी कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन पर डिपेंड है। जो थर्ड फेज है ये प्रोजेस्टेरोन फेज है, सीक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, ये कंप्लीटली डिपेंड है किस पर? कॉर्पस ल्यूटियम पर। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना थर्ड फेज स्टार्ट हुई। कॉर्पस ल्यूटियम जो रिलीज आउट करता है बोथ हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो नाउन एज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, PP। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह
भी प्रेगनेंसी मेंटेन में हेल्पफुल होता है और जो एंडोमेट्रियम होती है उसके ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। जो थर्ड फेज होती है मेस्ट्रुअल साइकिल की, जो थर्ड फेज होती है यह एक कांस्टेंट फेज भी होती है। थर्ड फेज आर ऑल्सो नाउन एज कांस्टेंट फेज, also known as constant phase, constant phase। कांस्टेंट फेज यह इस वजह से जानी जाती है क्योंकि जो थर्ड फेज होती है इसका जो निश्चित ड्यूरेशन होता है यह मात्र 14 दिन की होती है। इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर हमें यह ज्ञात करना है कि ओवुलेशन कब हुआ, ओवुलेशन कब हुआ, तो हमें जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन माइनस 14 दिन, यानी ओवुलेशन माइनस 14 दिन करने हैं तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ओवुलेशन कब हुआ। जैसा कि किसी महिला की जो मेस्ट्रुअल साइकिल यानी MC पीरियड 32 डेज का है तो हमें उसमें ज्ञात करना है कि उसमें ओवुलेशन कितने तारीख को हुआ। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 32 माइनस 140। तो अब ज्ञात कीजिए 8 और यहाँ बच गई 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो कितने 1, यानी 18वें दिन क्या होगा ओवुलेशन, 18वें दिन ओवुलेशन होगा। इसी वजह से हम इस फेज को कांस्टेंट फेज भी कहते हैं। जो भी वेरिएशन आते हैं वह फर्स्ट फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज और सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव या एस्ट्रोजन फेज, उस फेज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि थर्ड फेज या ल्यूटियल फेज में हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। यह कांस्टेंट फेज होती है, यह 14 दिन की फेज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे ही इस फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, थर्ड फेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से 27 से 28वें दिन 27 से 28वें दिन क्या होता है कि जो हार्मोन लेवल होता है, हार्मोन लेवल डिक्रीज होता जाता है, हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता जाता है और जैसे ही डिक्रीज होता जाता है तो नेगेटिव सिस्टम एक्टिवेट होता है, नेगेटिव सिस्टम या नेगेटिव जो सिस्टम होता है वह एक्टिवेट होता है और नेगेटिव सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गई। तो ऐसे हमारे जो मेस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती हैं कंप्लीट होती हुई, इनके 2-4 एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में भी हम चलो डिस्कशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही देखिए 2 क्वेश्चन हैं, एक होता है प्री मेस्ट्रुअल फेज, प्री मेस्ट्रुअल फेज, एक होता है पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें जो हार्मोनल लेवल देखना होता है हमें, एक है प्री मेस्ट्रुअल फेज, एक
पोस्ट मेस्ट्रोल फेज। मेस्ट्रोल का मतलब कि मेस्ट्रुएशन से जस्ट पहले, यानी देखिए इस तीसरी फेज में जैसे ही मेस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग तीसरी फेज स्टार्ट वो कंप्लीट एट लास्ट यानी कि 28 डेज पर पहुंचेगी। 28 डेज पर पहुंचने के बाद जो हार्मोनल लेवल होता है उसका डिक्रीजमेंट, यानी कि प्री मेस्ट्रुएशन से जस्ट पहले जो हार्मोनल का जो लेवल होता है वह होता है लो हार्मोन। और पोस्ट मेस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में जो हार्मोन का लेवल होता है वह होता है हाई हार्मोन। तो देखिए एक लो हार्मोन होता है, एक हाई हार्मोन होता है। प्री मेस्ट्रुएशनल फेज में लो हार्मोन को देखा जाता है और पोस्ट मेस्ट्रुअल फेज में हाई हार्मोनल लेवल को देखा जाता है। एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। देखिए जो मोस्ट वेरिएबल फेज होती है, वैसे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मोस्ट वेरिएबल फेज होती है प्री ओवुलेशन से पहले की जो फेज होती है वह होती है मोस्ट वेरिएबल। यानी मोस्ट वेरिएबल का मतलब होता है कि अंतराल, जो हमने अभी बताया था कि जो थर्ड फेज होती है वह कांस्टेंट होती है, यानी कि वह होती है स्टेबल फेज होती है, वह होती है पोस्ट ओवुलेशन के बाद जो फेज होती है वह फेज होती है स्टेबल ओवुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक मैंने मेस्ट्रुएशन और आगे भी हम इसी प्रकार कंटिन्यू हमारे जो सिलेबस है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लासेज में कंटिन्यू रहेगा। तो बने रहिए स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।